ठीक। एक पार्टिसिपल्स का एक छोटा सा यूज है जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, ठीक है। आ जाइए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने इस क्लास को ना मतलब इस पूरे लेक्चर को 3 पार्ट्स में मतलब प्रिपेयर किया है। सबसे पहले तो मैं आपको वो बेसिक्स एक बार समझा देता हूँ जिन पे बेस्ड यूसेस हम आज डिस्कस करेंगे। भाई पार्टिसिपल के जो हम आज यूसेस डिस्कस करेंगे वो यूसेस किन बेसिक्स पे डेवलप होते हैं, वो बेसिक्स पहले एक बार आप समझ लें, ठीक है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर एक बात समझना। जैसे हमने लिखा संस्कृत स्पीकिंग पीपल, या छोड़ो मैं इससे भी बेसिक में जाके शुरुआत करता हूँ सबसे पहले। सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, सपोज मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई मेट अ वीपिंग चाइल्ड, ठीक है। अब जैसे मैंने ये लिखा आई, एक मिनट क्या हो गया, हाँ जैसे मैंने लिखा आई मेट अ वीपिंग चाइल्ड। नाउ यू सी, आई मेट अ चाइल्ड, व्हाट काइंड ऑफ चाइल्ड डिड आई मीट, वीपिंग, तो वीपिंग हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। अब ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो एडजेक्टिव का काम करती है तो ये पार्टिसिपल होती है, मतलब हम इसको एक डेडिकेटेड प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, ठीक है। आप पार्टिसिपल्स अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तो ये वीपिंग जो है ना प्रेजेंट पार्टिसिपल है। आज मैं आप लोगों को जो यूज समझाने जा रहा हूँ, आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही एक यूज है, ठीक है। फिर से बता दूं, दिमाग यूज करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पहले से ना पता हो तो अभी ध्यान से सुनते जाना जब मैं बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने लिखा है मेट अ वीपिंग चाइल्ड। तो ये जो वीपिंग चाइल्ड है ना, इसमें चाइल्ड जो है वो नाउन है और वीपिंग जो वर्ब है ना ये पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल वर्ब की फॉर्म्स होती हैं, तो ये जो वीपिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम कर रही है चाइल्ड को डिस्क्राइब करने के लिए, हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ठीक है। अच्छा, ये जो पूरी फ्रेज है अ वीपिंग चाइल्ड, अगर मैं इसको एक पार्टिसिपल फ्रेज कहूं, ठीक है, क्योंकि इसमें ये पार्टिसिपल यूज हो रहा है, इसको पार्टिसिपल फ्रेज कहूं, तो देखिए अगर हम अलग से वीपिंग चाइल्ड को लिख दें, ठीक है, तो अब वीपिंग चाइल्ड का मतलब क्या हुआ, अ चाइल्ड हु was या is, मतलब डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट कुछ भी हो सकता है, हु was या is या will be weeping, ठीक है, ऐसे हो जाता है। हाँ, तो ये हो जाएगा, अब वीपिंग चाइल्ड का मतलब हो गया चाइल्ड हु इज या हु was weeping। अब यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, क्या समझना है कि जो वीपिंग हमारी नॉन फनेट वर्ब है, अभी मैं इसको वर्ब लिख रहा हूँ, ध्यान रखना है नॉन फनेट वर्ब है, मेन वर्ब नहीं, ठीक है। ये जो वीपिंग हमारी नॉन फनेट वर्ब है और इसका यूज हम जिस नाउन के लिए कर रहे हैं, चाइल्ड के लिए, वो चाइल्ड इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस है। फिर से समझ लीजिएगा, ये जो अ वीपिंग चाइल्ड है ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है, ठीक है। इसमें जो वीपिंग है ये वर्ब है, नॉन फिनाइट वर्ब है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। और ये जो चाइल्ड जिस नाउन के लिए हम इस वर्ब का यूज कर रहे हैं वो इसका सब्जेक्ट है, मतलब सब्जेक्ट रेफरेंस है, ठीक है। तो ये जो चाइल्ड है ना वीपिंग के लिए सब्जेक्ट है। तो अगर हम इस वर्ब को और इसके नाउन जो चाइल्ड है इसको एक क्लॉज में कन्वर्ट कर दें, तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अ चाइल्ड हु वॉज वीपिंग, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पर, ये जो चाइल्ड नाउन था वो नाउन यहाँ पर भी लिखा हुआ है चाइल्ड, और ये जो वीपिंग था प्रेजेंट पार्टिसिपल, हमने इसको एक रिलेटिव क्लॉज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस में जो रिलेटिव क्लॉजेस होती है ना वही एडजेक्टिव का काम करती हैं। तो ये जो हमारे पार्टिसिपल होते हैं इनको अगर हम क्लॉज में कन्वर्ट करेंगे तो ये रिलेटिव क्लॉज बन जाएंगे, ठीक है। तो अब वीपिंग चाइल्ड को अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, अ चाइल्ड हु इज या हु वॉज या हु विल बी वीपिंग, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, बेसिक्स जो मैं समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी हम कभी किसी प्रेजेंट पार्टिसिपल को किसी नाउन के साथ लिखते हैं तो वो नाउन उसका सब्जेक्ट रेफरेंस हो जाता है, ठीक है। और वो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है अगर हम उसको क्लॉज में कन्वर्ट करें तो वो एक रिलेटिव क्लॉज बन जाता है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और एक होता है प्रेडिकेट, ठीक है। ये चाइल्ड जो है ये सब्जेक्ट है और वीपिंग जो है एक तरीके से प्रेडिकेट है, ठीक। एक तो ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है कि अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस और लिख दूं, आई मेट, एक मिनट, आई तो लिखे नहीं, आई मेट अ मैन हु वॉज चेजिंग अ डॉग।
ये बेसिक्स अगर आपको पहले से ना पता हो, जो कि मैं मान के चलता हूँ कि शायद नहीं पता होंगे, ठीक है, तो इनको अब ध्यान से यहां से सुनना और समझना। अब इस बार देखिए, अब यहां पर हमने क्या किया, आई मेट अ मैन हु वॉज चेजिंग अ डॉग। यहां पर ये जो मेट है ये हमारी मेन वर्ब है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेता हूँ। मेट जो है ये हमारी मेन वर्ब है। अ मैन इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और इस मैन के लिए आप ध्यान से देखो, हमने एक रिलेटिव क्लॉज यूज किया, हु वाज चेजिंग अ डॉग। ठीक है, अब हु वाज चेजिंग अ डॉग जो है रिलेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव का काम कर रही है मैन को डिस्क्राइब करने के लिए। अब इसमें हमने वर्ब की आईएनजी फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर रखा है, तो अगर हम इस क्लॉज को चाहें तो फ्रेज से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम इसको फ्रेज से रिप्लेस करेंगे तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई मेट अ मैन चेजिंग अ डॉग। ठीक है, तो हु वाज चेजिंग अ डॉग जो हमारी पूरी क्लॉज थी, हमने उस क्लॉज को क्या किया, रिप्लेस कर दिया एक फ्रेज से, चेजिंग अ डॉग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि ये जो चेजिंग अ डॉग हमने लिखा है ना, ये हु वाज चेजिंग अ डॉग की जगह आ गया। मतलब चेजिंग अ डॉग जो है एक फ्रेज है, और हु वाज चेजिंग अ डॉग जो है वो एक क्लॉज है। ठीक है, ये फ्रेज और ये क्लॉज दोनों ही इस मैन को, जो कि मेन वर्ब मेट का ऑब्जेक्ट है, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि अगर मैं इस मैन को और इस फ्रेज को एक साथ में लिख दूं, अ मैन चेजिंग अ डॉग, अ मैन चेजिंग अ डॉग, तो ये होगा क्या, मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं, अ मैन चेजिंग अ डॉग। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना, ये जो चेजिंग हमने लिखी है ना नॉन फाइनाइट वर्ब, इसके लिए ये मैन सब्जेक्ट रेफरेंस है। ठीक है, और अ डॉग जो है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसके साथ में जो हम नाउन यूज करते हैं वो केवल उसका सब्जेक्ट रेफरेंस ना होकर उसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी होता है। अब यहाँ पे ध्यान एक चीज रखनी है कि अगर हम कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में उसका सब्जेक्ट रेफरेंस तो हमेशा होगा। मतलब अगर हम कोई प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं तो उसके साथ में उसका सब्जेक्ट रेफरेंस तो हमेशा कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन हमें यूज करना पड़ेगा, लेकिन कई बार हम उसके साथ में ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी लिख सकते हैं। आज जो मैं आपको यूज समझाने जा रहा हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का, या जो मैं यूज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ प्रेजेंट पार्टिसिपल का, वो यही है कि अगर हम कभी किसी प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करें दोनों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस को साथ में लिख के, तो फिर वो जो फ्रेज बनेगी उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें क्या गलतियां कैसे वो हमसे हो जाती हैं, हम उन गलतियों को कैसे समझ के सही कर सकते हैं। तो कुल मिला के अब आप समझ गए होंगे कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक ये है कि अगर हम कभी किसी प्रेजेंट पार्टिसिपल को उसके सब्जेक्ट रेफरेंस और ऑब्जेक्ट रेफरेंस दोनों के साथ एक साथ यूज करें, तो वो जो फ्रेज होगी, पार्टिसिपल फ्रेज जो बनेगी, उसमें हम उस ऑब्जेक्ट रेफरेंस नाउन को और सब्जेक्ट रेफरेंस नाउन को किस तरीके से पोजीशन करेंगे, किस तरीके से उनके डिटर्मिनर्स यूज होंगे, कब हमसे गलतियां हो जाएंगी, उन गलतियों को कैसे समझ के हमें सही करना है। मतलब आज का कॉन्सेप्ट टॉपिक जो है हमारा वो यही डील कर रहा है कि अगर हम किसी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में सब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट रेफरेंस दोनों के एक साथ यूज करें तो उन्हें कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए ये जो अ मैन चेजिंग अ डॉग जो हमने लिखा है ये एक पार्टिसिपल फ्रेज है। ठीक है, इसमें चेजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अ मैन जो है वो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल की वर्ब का सब्जेक्ट रेफरेंस है। अ डॉग जो है वो इस प्रेजेंट पार्टिसिपल की मतलब ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब मैं इनके बेसिक्स और आपको थोड़े से समझाता हूँ, एक एग्जांपल और देखना। मैंने लिखा गॉड फेयरिंग पीपल, गॉड फेयरिंग पीपल, मैंने एक फ्रेज लिख दी। अब मुझे बस तुम लोग ये बता दो कि इस गॉड फेयरिंग पीपल में सब्जेक्ट रेफरेंस और ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या है। ये जो फेयरिंग हमने पार्टिसिपल यूज किया ना, इस पार्टिसिपल का सब्जेक्ट रेफरेंस गॉड है या इसका सब्जेक्ट रेफरेंस पीपल है। ठीक है, या इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस कौन है, इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस गॉड है या इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस पीपल है। मतलब मैं जो पूछ रहा हूं वो ये है कि अगर हम इसको एलेबोरेट करें फ्रेज को, तो इस फ्रेज का एलेबोरेशन क्या होना चाहिए, गॉड हु फियर्स पीपल, ये इसका एलेबोरेशन होना चाहिए, या इसका मतलब ये होना चाहिए पीपल हु फियर गॉड। नाउ टेल मी, इसका मतलब हम क्या माने, गॉड फेयरिंग पीपल का मतलब हम क्या माने, पीपल हु फियर गॉड या गॉड हु फियर पीपल, मतलब फियर्स पीपल। हम ये मान लें कि ईश्वर जो इंसानों से डरता है, या इंसान पीपल जो गॉड से डरते हैं, हम इसका क्या मतलब माने।
सब्जेक्ट रेफरेंस इसमें किसे माने? गॉड हु फियर पीपल, पीपल हु फियर गॉड। बढ़िया। देखिए मैं एक बार फिर से आपको याद दिला देता हूँ, अगर कुछ बच्चे अभी नए साथ में बाद में जुड़े हों, ये आज का वीडियो एडवांस लेवल का है, ठीक है। हाई लेवल रहेगा एग्जाम्पल्स का, क्वेश्चंस का जो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, ठीक है। उन क्वेश्चंस का लेवल एडवांस रहेगा। यू विल हैव टू यूज योर ब्रेन्स। आज आपको आपके दिमाग यूज करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो इफ यू आर रेडी फॉर दैट देन यू जस्ट कंटिन्यू विद अस, ठीक है। अगर दिमाग यूज करने के लिए तैयार हो, आपका दिमाग आपका साथ देने के लिए तैयार है, तो साथ में रहें और दिमाग लगाएं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं इसमें होता क्या है। गॉड फेयरिंग पीपल जब हम कहते हैं तो एक ये कॉमन फ्रेज है, मतलब जो हम अपने आसपास में लोगों को अक्सर बोलते हुए या न्यूज़पेपर्स में या न्यूज में या मूवीज में मतलब पढ़ते हैं, गॉड फेयरिंग पीपल। और हमें पता है कि हम इसका जो मीनिंग समझते हैं गॉड फेयरिंग पीपल का, गॉड फेयरिंग पीपल का मतलब होता है ईश्वर से डरने वाले लोग, मतलब जिन्हें ईश्वर का डर है कि भाई गलत कुछ करेंगे तो ईश्वर फिर हमें मतलब उसके लिए सजा देगा, ठीक है। मतलब जो मतलब एक तरीके से बहुत ही ज्यादा आप क्या कहते हैं, रिलीजियस, कट्टर रिलीजियस तरीके से लोग हैं, बहुत एक्सट्रीमली रिलीजियस हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका इसमें सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस तो होता है क्या नाम, पीपल। और गॉड जो है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, सब्जेक्ट रेफरेंस इसमें पीपल है। लेकिन अब एक चीज देखो, अगर मैं इस फ्रेज को गॉड फेयरिंग पीपल को पीपल फेयरिंग गॉड लिख दूं तो मान लो मैं इसको लिख दूं पीपल फेयरिंग गॉड, तब अब आप क्या करोगे? अब क्या बताओगे? ठीक है, मान लो ये फ्रेज हो गई ए, ये फ्रेज हो गई बी। एक बार मैंने लिखा गॉड फेयरिंग पीपल और एक बार मैंने लिख दिया पीपल फेयरिंग गॉड। अब अगर मैं पीपल फेयरिंग गॉड लिख दूंगा तो इसमें सब्जेक्ट रेफरेंस और ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्या होगा, ये बताइए। अगर मैं इसको लिख दूं पीपल फेयरिंग गॉड, गॉड फेयरिंग पीपल ना लिखकर पीपल फेयरिंग गॉड लिख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर मैं लिख दूं पीपल फेयरिंग गॉड, नहीं। अब देखिए अब भी इसका मतलब वही रहेगा बच्चे, ठीक है। अब भी इसका मतलब वही रहेगा, ठीक है। इसका सब्जेक्ट और रेफरेंस अब भी पीपल है और गॉड ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे आपको ध्यान ये रखना है कि इधर वे आप इस फ्रेज को चाहे गॉड फेयरिंग पीपल लिखें या पीपल फेयरिंग गॉड लिखें, इधर वे इट मींस सेम, इट मींस पीपल हु फेयर गॉड। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, यहां पर एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहता हूं। मैंने कहा ना ये बेसिक्स अगर आपको पहले से ना पता हो तो आगे आपको ध्यान रखने पड़ेंगे और इनका हमेशा ध्यान रखना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी क्योंकि अभी जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा तो वहां पे इन बातों की बड़ी जरूरत पड़ने जा रही है, ठीक है। अगर ये पहले से नहीं जानते रहोगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा, सब बाउंस हो जाएगा ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ पे एक बात समझे, मैं चाहे इसे पीपल फेयरिंग गॉड लिखूं या गॉड फेयरिंग पीपल लिखूं, इट मीन सेम। यहाँ पे क्या है, पीपल जो है ये सब्जेक्ट रेफरेंस है, ठीक है। पीपल जो है वो सब्जेक्ट रेफरेंस है, ठीक है। और गॉड जो है वो फियर के लिए ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, गॉड जो है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। अब यहाँ पे ना एक पंक्चुएशन का छोटा सा यूज है जो आपको अगर पहले से ना पता हो तो ध्यान रखिएगा। अगर हम कभी किसी पार्टिसिपल के साथ में, प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट रेफरेंस दोनों लिख दें, तो नॉर्मल ऑर्डर ये होता है कि हमें पहले सब्जेक्ट रेफरेंस लिखना चाहिए, फिर पार्टिसिपल लिखना चाहिए और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखना चाहिए। लेकिन अगर कभी हम, ऐसा हम क्यों करते हैं मैं भी समझा दूंगा, लेकिन अगर कभी हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पहले लिख दें, जैसे यहाँ पे गॉड जो है ना ऑब्जेक्ट रेफरेंस है फियर वर्ब के लिए, तो हमने पहले लिख दिया। तो अगर हम कभी पार्टिसिपल के साथ में ऑब्जेक्ट रेफरेंस पहले लिख दें तो हमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस और पार्टिसिपल के बीच में हाइफन यूज करना चाहिए। हाइफन जो होता है ना वो कंपाउंड बना देता है, मतलब गॉड फेयरिंग एक ही कंपाउंड बन गया। मैंने आपको शुरुआत में क्या कहा था कि जब हम किसी पार्टिसिपल को फ्रेज से क्लॉज में कन्वर्ट करते हैं तो उसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, ठीक है। तो पीपल सब्जेक्ट है और गॉड फेयरिंग प्रेडिकेट है। तो ये जो गॉड फेयरिंग है ना, असल में होता है क्या, ऑब्जेक्ट जो होता है ना वो प्रेडिकेट का पार्ट होता है। तो ये जो गॉड है ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस प्रेडिकेट का पार्ट होता है, वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों प्रेडिकेट के पार्ट होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को
और जो वर्ब है जिसे हमने पार्टिसिपल बना रखा है हाइफन से कनेक्ट कर देंगे। तो मतलब ये जो हमने सेंटेंस पहले लिखा, ये जो हमने फ्रेज पहले लिखी थी ना, गॉड फेयरिंग पीपल विदाउट हाइफन, वो तुम लोगों ने मीनिंग समझ लिया, वो अच्छी बात है, लेकिन उसको हमें पंक्चुएशन के अकॉर्डिंग हाइफन के साथ लिखना चाहिए था। तो अगर हम इस तरीके से हाइफन यूज कर देंगे तो सारे कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि गॉड जो है वो ऑब्जेक्ट है। और ये हमेशा ध्यान देना है कि जो हाइफन है वो ऑब्जेक्ट और पार्टिसिपल को, मतलब पार्टिसिपल के साथ में ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, सब्जेक्ट रेफरेंस के लिए नहीं। और वो भी ऑब्जेक्ट रेफरेंस के साथ में तभी हाइफन यूज करना है जब ऑब्जेक्ट पार्टिसिपल से पहले लिखा हो, अगर बाद में लिखा है तो नहीं करना है। अब जैसे यहाँ पे हमने गॉड को, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है हमारा गॉड, ठीक है, और हमने ऑब्जेक्ट रेफरेंस को वर्ब के बाद लिखा है, तो पार्टिसिपल नहीं यूज करना है। वर्ब और उसके ऑब्जेक्ट को हमें हाइफन के साथ कनेक्ट नहीं करना है, अगर ऑब्जेक्ट बाद में लिखा हुआ है, नॉर्मल ऑर्डर में लिखा है तो, ठीक है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को पार्टिसिपल से पहले लिखेंगे तो हाइफन यूज करना है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो एक एग्जांपल और लिखता हूं। मैंने एक सेंटेंस लिखा, गॉड फियरिंग पर्सन, पर्सन फियरिंग गॉड, ठीक है। अब जैसे मैंने लिखा गॉड फियरिंग पर्सन, इतना तो खैर आप लोग समझ ही रहोगे कि इसमें जो पर्सन है, ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट रेफरेंस है, पर्सन जो है वो सब्जेक्ट रेफरेंस है, ये ध्यान रखना है। पर्सन सब्जेक्ट रेफरेंस है, गॉड ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। तो अगर हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस नाउन को पार्टिसिपल से पहले लिखेंगे तो हाइफन लगा देंगे, जैसे हमने यहाँ पे यूज कर लिया। बाद में लिखेंगे तो नहीं यूज करेंगे हाइफन, ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने नहीं यूज किया। चलो अब जैसे मैंने लिखा गॉड फियरिंग पर्सन, पर्सन फियरिंग गॉड, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया पर्सन हु फियर्स गॉड। अब मुझे बस ये बता दो, आर बोथ दी सेंटेंसेस करेक्ट और नॉट? मतलब सेंटेंस तो है नहीं, फ्रेजेस हैं। क्या ये दोनों जो हमने पार्टिसिपल फ्रेजेस लिखी हैं, गॉड फियरिंग पर्सन और पर्सन फियरिंग गॉड, ये सही लिखी हुई है या गलत लिखी हुई है? बस ये बता दो। गॉड फियरिंग पर्सन, पर्सन फियरिंग गॉड, ये दोनों हमने सही लिखे हैं गलत लिखे हैं? प्रवीण कुमार बच्चे, थैंक यू। अगर आप एनकॉम बैच एच बैच में पढ़ रहे थे और आपको इंग्लिश पढ़ने से, कोई मेरे पढ़ा देने से फायदा हुआ तो थैंक यू बेटा। ठीक है, ये मैं अपना बस काम करता रहता हूँ। मतलब क्या क्या बताऊँ मैं, बस करता रहता हूँ, ठीक है। लोग डिजर्व करते हैं, उनको फायदे होते हैं, नहीं डिजर्व करते वो लास्ट में मुझे ब्लेम करके जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना है, ये जो दोनों सेंटेंसेस, ये जो दोनों हमने फ्रेज लिखी ना, गॉड फेयरिंग पर्सन, ये दोनों ही ग्रामेटिकली गलत लिखी फ्रेजेस हैं। गलत क्यों लिखे समझना, क्योंकि इसमें जो मेन हमारा नाउन है वो सब्जेक्ट होता है पर्सन। अच्छा, इससे पहले हमने लिखा था पीपल। अच्छा, पीपल और पर्सन में डिफरेंस क्या है वो तुम लोग जानते होगे। पीपल है प्लूरल नाउन, ठीक है, पर्सन है सिंगुलर नाउन। अब कोई भी नाउन जो सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, बिना डिटर्मिनर के नहीं लिखना चाहिए। तो इन दोनों फ्रेजेस में हमें आर्टिकल ए लिखना पड़ेगा। यहां पर हमें इसको लिखना पड़ेगा अ गॉड फेयरिंग पर्सन, ठीक है। अब पर्सन फेयरिंग गॉड, मतलब जो पर्सन है ये हमारा मेन नाउन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट रेफरेंस है, और गॉड फेयरिंग फ्रेज हम पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि पर्सन जो है वो काउंटेबल नाउन है, अब सिंगुलर है। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप बिना डिटर्मिनर के नहीं यूज करते, ठीक है। अच्छा, अब सोचने वाली बात है कि हमने पीपल के साथ क्यों नहीं लिखा था। जब हमने लिखा था गॉड फेयरिंग पीपल या पीपल फेयरिंग गॉड, तो पीपल इज अ प्लूरल नाउन। अगर हम प्लूरल नाउन्स को जनरल सेंस में यूज करें, वी डोंट नीड टू डिटरमिन देम। अगर हम प्लूरल नाउन्स को या अनकाउंटेबल नाउन्स को जनरल सेंस में रेफर करें, देन वी डोंट नीड टू डिटरमिन देम, तो हमें उनको डिटरमिन करने की जरूरत नहीं है। बट इफ वी यूज सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स, देन वी नीड टू डिटरमिन देम इन एवरी केस, ठीक है। तो पर्सन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। ये दोनों फ्रेजेस ग्रामेटिकली तब सही होंगी जब आप इनके साथ में डिटरमिनर से यूज करोगे, ठीक है। ठीक है, तो अगर सिंगुलर नाउन के साथ यूज करोगे तो ध्यान देना कि जो आपका पार्टिसिपल है, अगर उसका सब्जेक्ट रेफरेंस कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आपको उस पार्टिसिपल फ्रेज के साथ डिटरमिनर लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको सारी बातें फिर से समझाता हूं जो भी इतनी देर में डिस्कस किया। मैं फिर से ध्यान से सुनना मेरी बातों को। अगर हम कभी किसी पार्टिसिपल का यूज किसी नाउन के लिए करें तो वो नाउन उसका सब्जेक्ट रेफरेंस होता है, ठीक है। हम पार्टिसिपल को पहले या नाउन के बाद में दोनों जगह लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जिस हम वर्ब को पार्टिसिपल बना के नाउन के साथ लिख रहे हैं वो वर्ब ट्रांसिटिव होती है और उसके साथ उसका ऑब्जेक्ट भी होता है।
तो अगर हम कभी किसी पार्टिसिपल के साथ में उसका सब्जेक्ट रेफरेंस, ऑब्जेक्ट रेफरेंस दोनों एक साथ लिख लें, तो उसमें हमें क्या करना होता है, ये ध्यान रखना है कि अगर हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पार्टिसिपल से पहले और सब्जेक्ट रेफरेंस को बाद में लिखेंगे, तो हमें ऑब्जेक्ट रेफरेंस को और पार्टिसिपल को हाइफन से कनेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट के अदर देन एक पार्ट होते हैं। ठीक है, क्लॉज के दो पार्ट हो गए, एक सब्जेक्ट हो गया, प्रेडिकेट हो गया। वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों प्रेडिकेट का पार्ट होते हैं। तो अगर हम ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले लिखेंगे पार्टिसिपल से, तो हमें वर्ब को, जो पार्टिसिपल वर्ब है और जो हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, उसको हाइफन से कनेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन अगर हम सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे और ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पार्टिसिपल के बाद में लिखेंगे, तो हमें हाइफन नहीं यूज करना है। ये ध्यान रखना है एक तो बात। दूसरी बात ये ध्यान रखनी कि अगर हमारी पार्टिसिपल फ्रेज का जो सब्जेक्ट रेफरेंस है वो कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो हम उस पार्टिसिपल फ्रेज को बिना डिटर्मिनर के यूज नहीं कर पाएंगे। हमें उसके लिए एक डिटर्मिनर जरूर लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। चलिए, अब जैसे यहां पे देखो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं। ठीक है, ये सब पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं। इनमें ये सारी वो पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं जिनमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों रेफरेंस एक साथ यूज हो रहे हैं वर्ब के साथ। ठीक है, और मैं आपके साथ में ये डिस्कस करूंगा इनमें से कौन से सही है कौन से गलत हैं। पहले मैं समझा देता हूं, फिर उसके बाद कुछ आगे क्वेश्चंस हैं, वो तुम लोग आंसर खुद बताओगे। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। संस्कृत स्पीकिंग पीपल, जैसे हमने लिखा संस्कृत स्पीकिंग पीपल, तो हमें इतना कॉमन सेंस है कि जो स्पीकिंग वर्ब है जिसको हमने पार्टिसिपल बना रखा है, इसका सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस पीपल है और संस्कृत इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। तो अगर संस्कृत इसका ऑब्जेक्ट रेफरेंस है और हम ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं पार्टिसिपल से, तो हमें यहाँ पे हाइफन यूज करना चाहिए था, जो कि नहीं यूज कर रखा है, तो ये फ्रेज हो गई गलत। ठीक है, संस्कृत स्पीकिंग पर्सन अगर हम लिखेंगे, तो हमें पता है कि एक तो ये जो संस्कृत है ये ऑब्जेक्ट है, स्पीकिंग का पहले लिखोगे हाइफन यूज करना पड़ेगा। दूसरा ये जो पर्सन है ये सब्जेक्ट रेफरेंस है। अच्छा, जो पार्टिसिपल का सब्जेक्ट रेफरेंस है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अगर आप पार्टिसिपल फ्रेज में यूज करोगे एज अ सब्जेक्ट रेफरेंस, तो उस पार्टिसिपल फ्रेज को बिना डिटर्मिनर के नहीं लिख पाओगे। इसमें डिटर्मिनर भी नहीं लिखा, तो ये भी गलत हो गई। तो ये दोनों फ्रेजेस गलत हैं, आप इनको नहीं यूज कर सकते इंग्लिश बोलते समय या इंग्लिश लिखते समय। ठीक है, या कहीं पर अगर ये लिखी हुई है तो गलत है, ये ध्यान रखें। फिर हमने लिखा संस्कृत स्पीकिंग पीपल। अब देखिए, संस्कृत स्पीकिंग पीपल जो हमने लिखा है ना, इसमें संस्कृत ऑब्जेक्ट रेफरेंस है स्पीकिंग के लिए, तो हमने इसको हाइफन से कनेक्ट कर दिया। पीपल सब्जेक्ट रेफरेंस है। ठीक है, क्योंकि पीपल प्लूरल नाउन है, जनरल सेंस में उसको बिना डिटर्मिनर के यूज करना पड़ेगा, तो ये फ्रेज हमारी सही हो गई। अच्छा, यहाँ पर जो हमने लिखा स्पीकिंग पीपल, तो स्पीकिंग जो है उसके लिए पीपल सब्जेक्ट रेफरेंस है। सब्जेक्ट रेफरेंस को पार्टिसिपल के साथ में हाइफन से नहीं कनेक्ट करना होता, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट को करना होता, मतलब ये हाइफन यहाँ होना था, वहां नहीं। फिर हमने लिखा संस्कृत स्पीकिंग पर्सन। अब हमें पता है कि संस्कृत जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है स्पीकिंग के लिए, पर्सन सब्जेक्ट रेफरेंस है, और पर्सन सब्जेक्ट रेफरेंस जो है वो काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, तो उसके लिए डिटरमिनर लिखना पड़ेगा, जो कि हमने ऑलरेडी लिख रखा है, तो ये फ्रेज सही है। ये जो हमने लिखा संस्कृत स्पीकिंग पर्सन, ये गलत है, क्योंकि हम सब्जेक्ट रेफरेंस को और पार्टिसिपल फ्रेज को हाइफन से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये बातें ध्यान से सुनते रहना। फिर हमने लिखा पीपल स्पीकिंग संस्कृत। अब देखिए, ये जो पीपल है सब्जेक्ट रेफरेंस है, हमने पहले लिखा। संस्कृत ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, हमने बाद में लिखा। अगर हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पार्टिसिपल से पहले लिखेंगे तो हाइफन यूज करना पड़ेगा, बाद में लिखेंगे तो नहीं यूज करना पड़ेगा, तो ये फ्रेज सही हो गई। फिर हमने लिखा पर्सन स्पीकिंग संस्कृत। अब संस्कृत ऑब्जेक्ट रेफरेंस से बाद में लिखा तो हाइफन यूज किया, पर्सन सब्जेक्ट रेफरेंस से पहले लिख दिया। अब दिक्कत ये कि जो पीपल है वो प्लूरल नाउन है, पर्सन सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन को सब्जेक्ट रेफरेंस बनाकर यूज करोगे तो बिना डिटर्मिनर के नहीं लिख पाओगे, इसमें डिटर्मिनर लिखा नहीं है, तो ये फ्रेज गलत हो गई। फिर आ जाते हैं, पीपल सब्जेक्ट रेफरेंस है, सब्जेक्ट रेफरेंस को पार्टिसिपल के साथ हाइफन से नहीं कनेक्ट करना है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अच्छा, अगर ऑब्जेक्ट रेफरेंस पहले लिखेंगे तो हाइफन यूज करना है, बाद में लिख रहे हैं तो हाइफन की जरूरत नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, अब पर्सन स्पीकिंग संस्कृत सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट रेफरेंस को पार्टिसिपल के साथ में हाइफन से कनेक्ट कर दिया, ये गलत हो गया। ठीक है, अब पर्सन स्पीकिंग संस्कृत ऑब्जेक्ट रेफरेंस अगर बाद में लिखोगे तो हाइफन से नहीं कनेक्ट करना है, और यहाँ पे कर दिया, तो ये भी गलत हो गया। तो कुल मिला के पता क्या है, ये जो हमने 6 पार्टिसिपल फ्रेजेस यहाँ पर यूज किए हैं, ऑफ दीज 6 पार्टिसिपल फ्रेजेस ओनली 3 पार्टिसिपल फ्रेजेस आर करेक्ट, which can be used in sentences or in written text, जिनका हम sentences में या written text में यूज कर सकते हैं। विजार्ड ऑफ इंग्लिश, नहीं, विजार्ड मत कहा करो, विजार्ड मत कहो, मैजिशियन मत कहो। ठीक है, ये झाड़ पे टांग दोगे, मेरे भाव खराब हो जाएंगे। आई एम जस्ट अ सिंपल ह्यूमन बीइंग, अ टिपिकल ह्यूमन बीइंग, एक टिपिकल ह्यूमन बीइंग हूँ। जैसे इंसानों में कुछ खूबियां होती हैं, कुछ खामियां होती हैं, वैसे मुझ में भी हैं, खूबियां भी हैं, खामियां भी हैं। ठीक है, लगभग मुझे शायद पता भी है कि दोनों में से मेरी खूबियां क्या है, मेरी खामियां क्या है। ठीक है, तो आई एम अ टिपिकल ह्यूमन बीइंग, आई एम नॉट अ जीनियस और आई एम नॉट अ विजार्ड, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आई जस्ट ट्राई टू बी हार्ड वर्किंग एंड ऑनेस्ट, मतलब मेहनती ईमानदार रहने की कोशिश करता हूँ, बाकी तो सब ऐसे ही चलता रहता है। ठीक है, अच्छा, चलिए, सम मोर एग्जांपल्स।
ये भी मैं समझाऊंगा, इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम लोगों से पूछूंगा, ठीक है। देखिए, हमने लिखा इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स। अब यहाँ पे एक चीज हमें और समझनी होती है, जैसे हमने इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स लिखा, तो यहाँ पे जो ईटिंग है ये पार्टिसिपल है, और उसके साथ हमने दो नाउन्स यूज किए, एक इंसेक्ट यूज किया और एक हमने बर्ड्स यूज किया, ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये पता लगाना है कि विच ऑफ दिस इज सब्जेक्ट रेफरेंस एंड विच ऑफ दिस इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अब रहेगी बात कि हमें पता कैसे चलता है भाई सब्जेक्ट रेफरेंस कौन है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस कौन है, तो मैं उसके लिए आपको बता देता हूं। यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस, जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था, यू विल नीड टू यूज योर ब्रेन्स टुडे। आज आपको आपका दिमाग यूज करने की जरूरत पड़ेगी। तो जैसे हमने ईटिंग पार्टिसिपल के साथ में बर्ड्स और इंसेक्ट्स दो नाउन्स यूज किए, और हमें ये पता लगाना है कि इनमें से सब्जेक्ट रेफरेंस और ऑब्जेक्ट रेफरेंस कौन है। मतलब बर्ड्स ईट करते हैं इंसेक्ट को या इंसेक्ट ईट करते हैं बर्ड्स को। तो देखिए, अगर कोई रेयर मतलब स्पीसीज ऐसी इंसेक्ट्स की हो, क्योंकि जनरली इंसेक्ट्स इतने बड़े या इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं कि वो बर्ड्स को प्रे कर पाए, ठीक है। और तो नॉर्मली यही होता है कि जो बर्ड्स होते हैं दे ईट इंसेक्ट्स, तो इसमें सब्जेक्ट रेफरेंस जो है ना हमारा बर्ड्स है, और इंसेक्ट्स जो है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। मतलब ये हमें खुद जानना पड़ता है, हमारी जो जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड है, जो भी हमने स्कूल कॉलेज में या देश दुनिया से सीखा है या पढ़ा है, उस कॉमन सेंस के बेसिस पर वी हैव टू फाइंड इट आउट, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स लिखेंगे तो इसमें सब्जेक्ट रेफरेंस का रोल बर्ड्स का होगा और इंसेक्ट्स का रोल होगा ऑब्जेक्ट रेफरेंस का, ठीक है। तो जब आपको ये पता चल जाएगा कि इन ईटिंग को अगर हम एज अ पार्टिसिपल यूज करेंगे तो उसमें बर्ड सब्जेक्ट रेफरेंस होगा और इंसेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा, तो हमें ये सेंटेंस सही गलत करनी है। मैं आपको समझाता हूँ, देखिए देखो, ये हमने लिखा है इंसेक्ट इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स, तो हमें पता है इसमें बर्ड सब्जेक्ट रेफरेंस है, इंसेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस को अगर आप पहले लिखोगे पार्टिसिपल से तो हाइफन के साथ लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, इंसेक्ट्स ईटिंग बर्ड्स अगर हम लिख देंगे तो अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान देना, एक तो हाइफन यूज करना पड़ेगा जो नहीं किया, ठीक है, तो ये इसलिए गलत हो गया। एक और वजह है वो मैं अभी यहाँ पे समझाऊंगा यहाँ पर कहीं, ठीक है। उसके बाद में आ गया एन इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स। अब देखिए, ये जो हम एन लिखते हैं ना, आर्टिकल जो हम पार्टिसिपल फ्रेज में लिखते हैं, ये आर्टिकल सब्जेक्ट रेफरेंस के लिए यूज होता है, क्योंकि मेन होता है सब्जेक्ट ना कि ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है बर्ड्स, बर्ड्स है प्लूरल नाउन, तो अब ये प्लूरल नाउन है, उसके लिए तो एन हम लिख नहीं सकते, और ये जो इंसेक्ट ऑब्जेक्ट है ईटिंग के साथ हाइफन से कनेक्ट करना था, नहीं किया, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। फिर हमने लिखा है इंसेक्ट ईटिंग बर्ड। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जो हमने एन बर्ड लिखा है ये तो चलो ठीक है कि बर्ड सिंगुलर नाउन है, उसके लिए हमने एन यूज कर लिया, ये सही है। बट दिक्कत ये है कि जो इंसेक्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। अगर ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, उसको ईटिंग के साथ लिखोगे तो इसको हाइफन के साथ लिखना पड़ेगा, नहीं लिखा तो गलत हो गया। फिर हमने लिखा है इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स। अब देखिए, इंसेक्ट चूंकि ऑब्जेक्ट रेफरेंस है तो ईटिंग के साथ जब हम उसे पहले लिखेंगे तो हम हाइफन के साथ लिखेंगे, तो यहाँ पे हाइफन तो लगा दिया, लेकिन दिक्कत ये होगी कि जो बर्ड्स है ये प्लूरल नाउन है। अब अगर ये प्लूरल नाउन है तो इसके साथ में एन आर्टिकल गलत हो गया भाई, एन आर्टिकल सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज होते हैं, प्लूरल नाउन के साथ में अगर वो जनरल हो तो कोई आर्टिकल नहीं यूज होता, और अगर स्पेसिफिक हो तो द यूज होता है। तो अगर यहाँ पे द लिखा होता तो एक बार हम सही भी मान लेते हैं, एन आर्टिकल तो बर्ड्स के साथ यूज हो नहीं पाएगा, तो ये भी गलत हो गया। फिर हमने लिखा है इंसेक्ट ईटिंग बर्ड, ये सही हो गया। ये क्यों सही हो गया, ये जो एन है ये डिटर्मिनर हो गया बर्ड का, ठीक है, और इंसेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस है तो पार्टिसिपल से पहले लिखा तो हाइफन के साथ लिखा, तो ये जो के है ना ये सही है और बाकी गलत है। नेक्स्ट में आ जाते हैं, बर्ड ईटिंग इंसेक्ट्स। अब देखिए, इंसेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, हमने पढ़ा कि अगर हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पार्टिसिपल के बाद लिखेंगे तो हाइफन यूज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे हमने कहीं हाइफन नहीं यूज किया, ये तो चलो ठीक है। लेकिन दिक्कत ये है कि बर्ड अगर सब्जेक्ट रेफरेंस है और आप इस पार्टिसिपल फ्रेज को यहाँ पे लिख रहे हो जिसका सब्जेक्ट रेफरेंस एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो डिटर्मिनर क्यों नहीं यूज किया, तो ये बिना डिटर्मिनर के लिखा, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने बर्ड्स लिखा, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन अगर हम जनरल सेंस में यूज करें तो बिना आर्टिकल के यूज होते हैं, तो ये लो सही हो गया। फिर हमने लिखा बर्ड ईटिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। अगर हम लिख दें अ बर्ड ईटिंग इंसेक्ट्स, तो देखो ये जो बर्ड है ये सब्जेक्ट रेफरेंस है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके लिए ए आ गया, इंसेक्ट्स प्लूरल नाउन है, ठीक है, इस ईटिंग का ऑब्जेक्ट, तो ये लो सही हो गया। फिर हम लिख दें अ बर्ड ईटिंग इंसेक्ट। अब देखिए यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये जो बर्ड है ये सिंगुलर नाउन है और इंसेक्ट है ये भी सिंगुलर नाउन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है और दोनों काउंटेबल है, तो अगर हमने इसके लिए डिटर्मिनर ए यूज किया तो इंसेक्ट के लिए भी एन लिखना चाहिए था, नहीं यूज किया तो ये लो गलत हो गया। कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप बिना डिटर्मिनर के नहीं यूज कर सकते, ठीक है। फिर अच्छा, एक छोटी सी बात यहाँ पे और आपको मैं समझा देता हूँ। हम्म, देखो देखो मैं क्या समझाने जा रहा था। पहले ये दो बताता हूँ फिर समझा दूंगा। फिर हमने लिखा बर्ड ईटिंग इंसेक्ट। अब देखो, बर्ड सब्जेक्ट रेफरेंस है, सब्जेक्ट रेफरेंस को पार्टिसिपल के साथ हाइफन से नहीं कनेक्ट करना, तो ये गलत हो गया, ठीक है। उसी तरीके से ये भी गलत हो गया। तो हमारे पास दो ऑप्शन सही है, एक एफ सही है और एक एक के सही है, ये दो ही ऑप्शन सही है, ध्यान रखना।
अब मैं एक छोटी सी बात जो आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने बर्ड के लिए और इंसेक्ट, ये गलत इसलिए हुआ था क्योंकि हमने इंसेक्ट के लिए डिटर्मिनर अलग से नहीं लिखा, क्योंकि इंसेक्ट भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है जैसे बर्ड है। तो एक चीज ध्यान से देखना, हमने लिखा तो यहाँ भी नहीं भाई, यहाँ पे जो हमने एन डिटर्मिनर यूज किया है ये डिटर्मिनर बर्ड के लिए जो है, इंसेक्ट के लिए तो हमने यूज ही नहीं किया। तो ध्यान देना, ये एक्चुअल में बर्ड मेन नाउन है, इंसेक्ट ईटिंग इसका मॉडिफायर है, हाइफन से कनेक्ट कर दिया ना। तो जो अब ये हमारी फ्रेज है इसमें एक ही डिटर्मिनर यूज होगा मेन नाउन के लिए, मॉडिफायर के लिए नहीं यूज होगा। तो अगर हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पहले लिख रहे हैं, ठीक है, तो हम जो डिटर्मिनर यूज करेंगे वो हमारे सब्जेक्ट रेफरेंस के लिए यूज होगा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस के लिए उस केस में डिटर्मिनर नहीं यूज होगा। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पार्टिसिपल के बाद लिखेंगे, ठीक है, और ऑब्जेक्ट रेफरेंस को सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो उसके लिए भी हमें डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा, और अगर सब्जेक्ट रेफरेंस सिंगुलर नाउन होगा तो उसके लिए भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सेंटेंस है ये सही हो सकता था अगर हम यहाँ पे एन लिख देते, अ बर्ड ईटिंग एन इंसेक्ट, ठीक है। अभी तो फिलहाल में वो गलत ही है, अभी ये सही है और ये सही है। तो अभी जो बातें मैंने आपको इन फ्रेजेस के थ्रू समझाई हैं, इनके लिए मैंने ना कुछ प्रैक्टिस फ्रेजेस और कुछ प्रैक्टिस सेंटेंसेस तैयार किए हैं। सेंटेंसेस में एक कॉन्टेक्स्ट दिया गया, उस कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको कुछ फ्रेजेस ऑप्शन में दी गई हैं जो आपको फिल करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले ना मैंने कुछ फ्रेजेस तैयार किए हैं, ये कुछ फ्रेजेस हैं, एक मिनट, ये हैं। सबसे पहले सेंटेंसेस पे आने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप फ्रेजेस को समझ लें, ये फ्रेजेस हैं, जे के एल, एल तक है, मतलब ये कितनी होंगी 12। तो ये 12 फ्रेजेस हैं, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट, ये लिखा हुआ है, फाइंड द इनकरेक्ट फ्रेजेस आउट ऑफ द वंस गिवन बिलो। हालांकि करेक्ट लिखना चाहिए था, गलती से इनकरेक्ट लिख गया, ठीक है। आप इसको करेक्ट पढ़ें एक बार, एक काम करें क्योंकि इसमें करेक्ट है कम, इनकरेक्ट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इनकरेक्ट ना फाइंड करो, करेक्ट फाइंड करो। फाइंड द करेक्ट फ्रेजेस या फ्रेज, अगर एक ही हो तो वो ठीक है, एक से ज्यादा हो तो वो ठीक है। फाइंड द करेक्ट फ्रेज और फ्रेजेस आउट ऑफ द वंस गिवन बिलो। तो ये जो मैंने यहाँ पे कुछ फ्रेजेस लिखे हैं, इनमें से पता लगाएं कि विच वन आर करेक्ट ग्रामेटिकली एंड विच वन आर नॉट, which one of these phrases are correct and which one of these are not। चलो, 12 फ्रेजेस हैं, यू हैव गॉट अ मिनट, एक मिनट आप लोगों के पास में, एक मिनट में जल्दी से पता करके बताएं। मैंने कहा था ना दिमाग यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट ऑनलाइन बैच, बच्चे अब हम ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन पे जाने वाले हैं, ठीक है। ऑनलाइन बहुत हो गया, मैं भी पढ़ा के पक गया, बच्चे भी पढ़ा के पक गए, ऑनलाइन ऑनलाइन में कुछ नहीं होता। अगर सीरियस लर्नर हो तो अगले क्लासरूम बैचेस लॉन्च करेंगे, उन्हें ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी ऑनलाइन के लिए अगर कोई जानकारी चाहिए तो हमारा जो इंक्वायरी नंबर है आप नीचे देख रहे होंगे, ये चल रहा है, इसमें से देखकर अपना फोन करके पता कर लें। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, सबसे पहले तो आपको ये पता लगाना चाहिए कि जो सॉल्विंग हमारा पार्टिसिपल है इसके लिए प्रॉब्लम और टेक्निक क्या है, मतलब इनमें से कौन सब्जेक्ट रेफरेंस है कौन सा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, मतलब दो नाउन हम उसके साथ यूज कर रहे हैं, उनमें से कौन सा नाउन सब्जेक्ट रेफरेंस है कौन सा ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। हाँ बेटा, करेक्ट बताने, इनकरेक्ट नहीं बताने, क्योंकि करेक्ट इसमें बहुत कम है, इनकरेक्ट बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हमें ये मान के चलना है कि सारे गलत हैं, बस उनमें से सही वाले को या सही वाले जो है उन्हें ढूंढ लेना है, ठीक है। तो यू हैव टू सिंपली फाइंड द करेक्ट वंस आउट, जो सही है ना बस उनको पता लगा लो। वेरी गुड। ओके, आ जाए। अब देखिए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ, आपकी मदद करता हूँ, जो भी तुम लोगों ने मतलब दिमाग लगाया, जो भी आंसर बताया बहुत अच्छी बात है। अब देखो यहाँ पे समझना, सबसे पहले तो ये समझ लो कि जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक लिखोगे ना तो इसमें टेक्निक सब्जेक्ट रेफरेंस होगा, प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट रेफरेंस होगा। सबसे पहले ये बात समझनी है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक में प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा किसी चीज को, ठीक है, टेक्निक सॉल्व करेगी प्रॉब्लम को। तो टेक्निक सब्जेक्ट रेफरेंस है सॉल्व के लिए, और प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। पहले तो ये पता लगाना होता है हमें, ठीक है, जो कि हमने पता लगा लिया है। अब उसके बाद जल्दी से सब पता चल जाएगा। देखिए जब हमें पता चल गया कि प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस को अगर हम पहले लिखेंगे पार्टिसिपल से तो हाइफन यूज करना पड़ेगा। यहाँ नहीं यूज किया गलत, यहाँ नहीं यूज किया गलत, यहाँ नहीं यूज किया गलत, और यहाँ नहीं यूज किया गलत, ठीक है, यहाँ नहीं यूज किया गलत। तो इस रो में ये सारे अपने आप गलत हो गए।
अच्छा, अब ये जो बच गया ना प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, इसमें देखें टेक्निक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, सब्जेक्ट रेफरेंस टेक्निक है। अच्छा, हमने कहा कि अगर किसी पार्टिसिपल फ्रेज का सब्जेक्ट रेफरेंस सिंगुलर काउंटेबल नाउन होगा तो आप उसको बिना डिटर्मिनर के नहीं लिख पाओगे, इसमें डिटर्मिनर नहीं लिखा, चलो ये भी गलत हो गया। ठीक है, इधर आ जाते हैं। अच्छा, अब देखें तो इसमें जो हमारा, अगर हम सब्जेक्ट पहले पार्टिसिपल से और ऑब्जेक्ट बाद में लिखें तो हमें हाइफन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखिए, सब्जेक्ट को और पार्टिसिपल को तो हाइफन से कनेक्ट करना ही नहीं है कभी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को और पार्टिसिपल को हाइफन से कनेक्ट करना हो तो वो भी तब जब ऑब्जेक्ट पहले लिखा हो, अगर बाद में लिखा हो तो उसकी भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखो जहां जहां हाइफन यूज, देखो इन इन सारे हमने रो में क्या कर रखा है कि सब्जेक्ट रेफरेंस पहले लिखा, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बाद में लिखा। अगर हम पार्टिसिपल का सब्जेक्ट रेफरेंस पहले, ऑब्जेक्ट रेफरेंस बाद में लिखेंगे तो हमें फिर हाइफन यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अगर हाइफन यूज करने की जरूरत नहीं है तो ये गलत क्योंकि इसमें हाइफन यूज कर रखा है, और ये गलत क्योंकि इसमें हाइफन यूज कर रखा है। ठीक है, ये अपने आप गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमने लिखा टेक्निक सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब हमें पता है कि टेक्निक जो है वो सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आपने बिना डिटर्मिनर के यूज किया तो ये लो गलत हो गया। ठीक है, अ टेक्निक सॉल्विंग प्रॉब्लम, अब हमने टेक्निक के साथ तो आर्टिकल यूज कर लिया क्योंकि सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, प्रॉब्लम सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके साथ क्यों नहीं यूज किया, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, फिर हमने लिखा टेक्निक सॉल्विंग प्रॉब्लम। अब टेक्निक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, बिना डिटर्मिनर के लिख दिया, सब्जेक्ट रेफरेंस हम बिना डिटर्मिनर के लिख नहीं सकते तो ये गलत हो गया। ठीक है, फिर हमने लिखा टेक्निक्स सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। अब देखो टेक्निक्स प्लूरल नाउन है, सब्जेक्ट रेफरेंस, प्रॉब्लम्स प्लूरल नाउन है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस। अगर हमारे नाउन्स प्लूरल हों और वो जनरल सेंस में यूज किए जाएं देन दे डोंट नीड टू बी डिटरमिन्ड, तो उनको डिटरमिन करने की फिर कोई आर्टिकल वार्टिकल की जरूरत नहीं है, तो चलो सही हो गया। तो इसमें बस एक ही सही है, एल, JKL। ठीक है बच्चों, तो इसमें केवल एक ही फ्रेज सही लिखी हुई है ग्रामेटिकली, एंड दैट इज एल, द लास्ट वन। ठीक है, चलो थोड़ा सा और दिमाग यूज करना है, लो और यूज कर लो। हियर आर सम मोर फ्रेजेस फॉर यू, हियर आर सम मोर फ्रेजेस फॉर यू, जस्ट फाइंड द करेक्ट वंस आउट ऑफ दिस वंस। ठीक है, ये जो सारी फ्रेजेस हैं इनमें से जो ग्रामेटिकली सही स्ट्रक्चर है, मतलब जो मतलब वर्ब जो पार्टिसिपल फ्रेजेस के स्ट्रक्चर्स ग्रामेटिकली करेक्ट हैं उनका पता लगाएं। ठीक है, इस बार मैं आपकी कोई मदद नहीं करने जा रहा हूं, अपने आप कीजिए। हाँ, बेटा पहले आंसर बताओ देन आई विल से हाय टू यू। आंसर्स, हियर आर 7 फ्रेजेस, 7 नो सॉरी 12, 12 फ्रेजेस। ठीक है, एंड वी हैव टू फाइंड द करेक्ट वंस। हमें ये पता लगाना है इन आउट ऑफ दिस 12 फ्रेजेस वन विच वंस आर द करेक्ट। चलिए, अब देखिए इस बार जो हमने कॉजिंग लिखी है ना वर्ब पार्टिसिपल में, इसके साथ हमने एक नाउन यूज किया कंफ्यूजन और एक यूज किया टेक्निक। ठीक है, अभी ध्यान ये रखना है कि जो हमने कंफ्यूजन कॉजिंग टेक्निक लिखा है ना, इसमें से कंफ्यूजन जो है ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, टेक्निक सब्जेक्ट रेफरेंस है। ठीक है, कंफ्यूजन कॉज नहीं करेगा टेक्निक को, टेक्निक कॉज करेगी कंफ्यूजन को। तो टेक्निक जो है ये सब्जेक्ट रेफरेंस है और कंफ्यूजन जो है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। सबसे पहले ये ध्यान रखना है। ठीक है, बड़ी छोटी सी बात, अगर हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस को पहले लिखेंगे पार्टिसिपल से तो वी नीड टू यूज हाइफन, जो कि हमने यहाँ नहीं यूज किया, गलत, यहाँ नहीं यूज किया, गलत, यहाँ नहीं यूज किया, गलत। ठीक है, यहाँ नहीं यूज किया, गलत, और यहाँ नहीं यूज किया, गलत, मतलब ये सारे गलत हो गए। ठीक है, फिर हमने लिखा कंफ्यूजन कॉजिंग टेक्निक। अब हमने हाइफन यूज कर लिया, ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट रेफरेंस टेक्निक है जो कि सिंगुलर है,
सिंगुलर अगर काउंटेबल नाउन होगा और आप उसको एज ए सब्जेक्ट रेफरेंस पार्टिसिपल फ्रेज में यूज करोगे तो बिना डिटर्मिनर के नहीं यूज कर पाओगे, कोई डिटर्मिनर यहाँ यूज नहीं किया तो ये फ्रेज भी गलत। नेक्स्ट पे जाते हैं। यहां पर हमने लिखा टेक्निक कॉजिंग कंफ्यूजन। अब देखिए कंफ्यूजन इज अनकाउंटेबल नाउन, अगर आप जानते हैं तो कंफ्यूजन जो है ना वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो कंफ्यूजन अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और टेक्निक काउंटेबल नाउन है। हालांकि कंफ्यूजन भी काउंटेबल हो सकता है अगर हम कंफ्यूजन का यूज किसी एक पर्टिकुलर कंफ्यूजन के लिए करें तो। फिलहाल में अभी टेक्निक तो काउंटेबल नाउन है, बिना आर्टिकल के लिख रखा है तो गलत। ठीक है। अच्छा, अ टेक्निक कॉजिंग कंफ्यूजन। अब देखिए कंफ्यूजन अनकाउंटेबल नाउन होता है, टेक्निक काउंटेबल नाउन है, तो टेक्निक काउंटेबल नाउन है उसके साथ डिटरमिनर लिख दिया, कंफ्यूजन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन जनरल सेंस में यूज करोगे तो आर्टिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी, चलो सही हो गया। ठीक है। फिर हमने लिखा टेक्निक कॉजिंग कंफ्यूजन। अगर हम कंफ्यूजन को अनकाउंटेबल नाउन मान के ही ट्रीट करते रहे, क्योंकि कंफ्यूजन मेंटल स्टेट का नाम होता है तो अनकाउंटेबल नाउन होता है, अब्स्ट्रक्ट होता है। तो अब्स्ट्रक्ट नाउन होने की वजह से अनकाउंटेबल हो गया, तो आप इसको प्लूरल नहीं कर पाओगे, तो कंफ्यूजन गलत हो गया। ठीक है। अच्छा, टेक्निक सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को और हाइफन को, मतलब सब्जेक्ट को और पार्टिसिपल को हाइफन से कनेक्ट नहीं करना, तो ये गलत हो गया। अगर ऑब्जेक्ट बाद में लिखा जाए तो भी हाइफन नहीं यूज करना, तो ये भी गलत हो गया। अच्छा, टेक्निक्स कॉजिंग कंफ्यूजन्स, ये जो हमने लिखा है इसमें समझना। ये जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है ना, टेक्निक्स कॉजिंग कंफ्यूजन्स, कंफ्यूजन अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल हो नहीं सकते, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है। तो इन सब में बस एक ही सही है और वो है डी। ठीक है बच्चे, हाँ, बलवान सिंह चहल, सही आंसर बता दिया भाई। तो ये कुछ फ्रेजेस थी जो प्रैक्टिस के लिए थी आप लोगों के लिए, कि आप लोग इसको एक बार प्रैक्टिस करके देखो। ठीक है। अब आ जाते हैं सेंटेंसेस पे। नाउ से आई हैव गॉट सम क्वेश्चंस। मैंने कुछ आप लोगों के लिए क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। ये क्वेश्चन लिखा हुआ, वी मस्ट रेगुलरली सैनिटाइज आवर हैंड्स टू किल डैश। ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है, इसमें ब्लैंक छोड़ दिया है, उस ब्लैंक को फिल करना है। अब ब्लैंक को फिल करने के लिए कुछ पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं, ऑप्शन में दी गई हैं। इलनेस कॉजिंग जर्म्स, इलनेस कॉजिंग जर्म्स, इलनेस कॉजिंग जर्म्स, जर्म्स कॉजिंग इलनेस, जर्म्स कॉजिंग इलनेस, जर्म्स कॉजिंग इलनेस। ठीक है। यू हैव टू कमेंट द आंसर। ठीक है। ये अब कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है जो कि हमारा क्वेश्चन है, और उस सेंटेंस में एक ब्लैंक है, उस ब्लैंक को फिल करने के लिए कुछ पार्टिसिपल फ्रेजेस हैं जो आपको ऑप्शन में दी गई हैं। आपको पार्टिसिपल फ्रेजेस में से कौन सी पार्टिसिपल फ्रेज ग्रामेटिकली करेक्ट है और लॉजिकली भी करेक्ट है, उसका अपना यूज कीजिए। ठीक है। चलिए बताइए आंसर। As I told you earlier that you will need to use your brains today, so do. चलिए, अब यहाँ पे देखो, समझना प्यारे बच्चों, कहानी क्या है। कहानी ये है कहानी ये है कि जो हम पार्टिसिपल फ्रेज लिख रहे हैं ना, इलनेस कॉजिंग जम्प्स, इसमें से सब्जेक्ट रेफरेंस कौन है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस कौन है, सबसे पहले ये पता लगाना है कि इलनेस जो है दैट कॉजेज जम्प्स और जम्प्स कॉज इलनेस। तो कॉमन सेंस, मैंने कहा कि कॉमन सेंस की जरूरत पड़ेगी। तो हमें पता है कि इलनेस कॉजिंग जम्प्स जो हम पार्टिसिपल फ्रेज लिखते हैं, मान लीजिए हमने इलनेस कॉजिंग जम्प्स लिखा, ये हमने पार्टिसिपल फ्रेज लिखे। ठीक है। तो इसमें जो जम्प्स हैं ये सब्जेक्ट रेफरेंस है। ठीक है। इलनेस ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, क्योंकि इलनेस डजंट कॉज जम्प्स बट जम्प्स डू कॉल इलनेस। ठीक है। तो वो सब्जेक्ट रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। अगर आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस पहले लिखेंगे तो हाइफन यूज करना पड़ेगा, नहीं यूज किया गलत। ठीक है। नहीं यूज किया गलत। ठीक। अगर आप ऑब्जेक्ट रेफरेंस पार्टिसिपल के बाद लिखेंगे, सॉरी, अगर हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस पार्टिसिपल के बाद लिखेंगे तो हाइफन नहीं यूज करना पड़ेगा, यहां हाइफन यूज कर लिया, गलत।
तो ये तो हो गया हाइफन की वजह से गलत, ठीक है, कि इसमें भाई ऑब्जेक्ट को पहले लिखा आपने हाइफन यूज किया गलत, इसमें पहले लिखा हाइफन यूज किया गलत, यहाँ पे बाद में लिखने पे हाइफन यूज कर दिया जो कि पहले लिखने पे किया जाता है गलत, ठीक है। अच्छा, जम्स जो है वो सब्जेक्ट है, तो अगर सब्जेक्ट को हम पार्टिसिपल के साथ लिखेंगे, सब्जेक्ट और पार्टिसिपल के लिए हाइफन यूज होता गलत, ठीक है। तो ये हो गए इतने हमारे गलत। अब बच गए जम्स कॉजिंग इलनेस और इलनेस कॉजिंग जम्स, और हमें पता है ये एक ही बात है, चाहे ये लिखो और चाहे ये लिखो, तो ये दोनों हमारे आंसर है, मतलब इनमें से आप कोई भी लिख सकते हो, ये एक ही बात को दो तरीके से कहा जा रहा है। तो आप चाहे इसे लिखो जम्स कॉजिंग इलनेस या लिखो इलनेस कॉजिंग जम्स। देखो अब यहाँ पे समझना ध्यान से, ये जो हमारा इलनेस है ना, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, और जम्स है सब्जेक्ट रेफरेंस इस पार्टिसिपल के लिए। तो जो हमारा सब्जेक्ट रेफरेंस है, अगर हम उसको पार्टिसिपल से पहले लिखें या बाद में लिखें, हाइफन नहीं यूज करना है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमने अपने सब्जेक्ट रेफरेंस को पार्टिसिपल के बाद लिखा है और यहाँ पे पहले लिखा, हाइफन नहीं यूज किया, सही है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस का क्या होता है कि ऑब्जेक्ट रेफरेंस अगर पार्टिसिपल के बाद लिखोगे तो हाइफन नहीं यूज करना है, लेकिन अगर पहले यूज करोगे तो हाइफन लिखना है। तो इसका मतलब ये बात एक ही है, चाहे हम इस इलनेस कॉजिंग जम्स वैसे लिख दें, चाहे जम्स कॉजिंग इलनेस ऐसे लिख दें, मतलब इधर वे दैट इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो आपका सी और बी ये दोनों सही है। चलिए, वन मोर क्वेश्चन। द गवर्नमेंट शुड हैवीली फाइन अ डैश, ठीक है, pollution causing vehicle, pollution causing vehicle, pollution causing vehicle, vehicle causing pollution, vehicle causing pollution, vehicle causing pollution। प्यारे बच्चों बोल के, हालांकि वो मैं असल में कई बार ऐसे मौज में कह देता हूँ, हालांकि है तो उन्हीं का सीन है। ऑब्जेक्ट रेफरेंस का मतलब बच्चे जो नाउन पार्टिसिपल के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, और सब्जेक्ट रेफरेंस का मतलब वो नाउन जो उस पार्टिसिपल वाली वर्ब के लिए सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। जैसे हमने किसी वर्ब को पार्टिसिपल के तरीके से यूज कर रहे हैं, ठीक है, तो जो नाउन हम उसके साथ यूज कर रहे हैं, अगर वो नाउन उस पार्टिसिपल वाली वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा तो वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, अगर सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा तो सब्जेक्ट रेफरेंस। नाउ से, जैसे हमने लिखा पॉल्यूशन कॉजिंग व्हीकल, तो इतना तो क्लियर है कि भाई जो कॉजिंग हम पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, इसके लिए पोल्यूशन जो है ना वो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, बिकॉज पोल्यूशन डजंट कॉज व्हीकल, व्हीकल कॉज पोल्यूशन। तो जो व्हीकल है ना, ये सब्जेक्ट रेफरेंस नाउन है, और पोल्यूशन जो है ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस नाउन है। तो ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ये सब्जेक्ट रेफरेंस है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट रेफरेंस आप पहले लिखोगे, हाइफन यूज करना पड़ेगा, नहीं यूज किया इन दोनों में, गलत, ठीक है। सब्जेक्ट को अगर पहले लिखोगे तो हाइफन नहीं यूज करना है, मतलब बाद में भी यूज करोगे तो नहीं लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट को अगर बाद में लिखोगे तो हाइफन नहीं यूज करना है, गलत। तो आधे तो हाइफन से पता चल जाते हैं कि डी और एफ गलत हो गए। डी इसलिए गलत हो गए क्योंकि सब्जेक्ट को और हमने पार्टिसिपल को हाइफिनेट कर दिया, जो कि नहीं कर सकते। एफ ऑप्शन में हमने क्या किया, जो बाद में लिखा गया ऑब्जेक्ट है उसको हाइफिनेट कर दिया, जो कि गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर जो पहले हमने ऑब्जेक्ट लिखा उसको पार्टिसिपल के साथ हाइफिनेट नहीं किया, तो ये गलत हो गया। अब हमारे पास बच गए दो ऑप्शन, व्हीकल कॉजिंग पोल्यूशन एक, और पोल्यूशन कॉजिंग व्हीकल। तो हमें पता, अगर हम ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो हाइफिनेट करना पड़ेगा, बाद में लिखेंगे तो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों ही सही हो गए, तो फिर से वही बी और सी आपके सही हो गए, ठीक है। चलिए, वन मोर क्वेश्चन। द होल वर्ल्ड शुड बाइकॉट द डैश, ठीक है। अब हमने कहा कि पूरे विश्व को बाइकॉट कर देना चाहिए, किसे कर देना चाहिए, टेररिज्म प्रमोटिंग कंट्रीज। हरि कमेंट आंसर डियर, प्यारे बच्चों अपने आंसर्स को कमेंट करें। बेटा एक एक बच्चे का क्वेश्चन है, ए डिटर्मिनर, वो जो व्हीकल है ना बेटा, वो हमारा सब्जेक्ट रेफरेंस है। व्हीकल जो है वो सब्जेक्ट रेफरेंस है, और वो काउंटेबल नाउन है, क्योंकि काउंटेबल नाउन है इसीलिए हमें उसके साथ में डिटर्मिनर लिखना पड़ेगा ए। वो पोल्यूशन के लिए नहीं है, पोल्यूशन ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, वो सब्जेक्ट के लिए। चलिए, अब देखो, टेररिज्म प्रमोटिंग कंट्रीज, इसमें कंट्रीज जो है वो सब्जेक्ट रेफरेंस है, टेररिज्म जो है वो ऑब्जेक्ट रेफरेंस है, ठीक है।
कंट्रीज प्रमोट कर रही हैं टेररिज्म को, टेररिज्म कंट्रीज को प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट रेफरेंस कंट्रीज हो गया, ऑब्जेक्ट रेफरेंस टेररिज्म हो गया। फिर वही टेक्निक छोटी सी, ऑब्जेक्ट रेफरेंस अगर पार्टिसिपल से पहले लिखोगे तो हाइफनेट करना पड़ेगा, नहीं कर रखा, ठीक है। सब्जेक्ट को और पार्टिसिपल को हाइफनेट करना नहीं है, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, तो ये गलत हो गया। ऑब्जेक्ट रेफरेंस बाद में लिखोगे तो हाइफनेट नहीं करना है, ये गलत हो गया, ठीक है। दो ही बचे फिर से ठीक है, टेररिज्म प्रमोटिंग कंट्रीज एंड कंट्रीज प्रमोटिंग टेररिज्म, तो इन दोनों में से कोई भी लिखोगे सही है, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है, ठीक है। तो चलो ये भी हो गया। नाउ दिस टाइम वी हैव गॉट टू क्वेश्चंस, अब हमारे पास दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन वन, वेनस फ्लाई ट्रैप इज वन ऑफ द डैश, अ जापानीज बीटल इज वन ऑफ द डैश, ठीक है। ये दो क्वेश्चंस हैं, और इन क्वेश्चंस के ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शंस हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच, 8 ऑप्शंस हैं। क्या करना है मैं बता देता हूं। ये जो क्वेश्चन 4 है और ये क्वेश्चन 5 है, हमें ये पता लगाना है कि ऑफ दीज 8 ऑप्शंस which options can be used as answer for the question 4 and question 5, ठीक है। तो क्वेश्चन 5 में कौन से ऑप्शंस आंसर हो सकते हैं, क्वेश्चन 4 में कौन से ऑप्शंस आंसर हो सकते हैं। जितना भी तुम्हारा कॉमन सेंस है, जितनी भी तुम्हारी समझ है, और जो मैंने इतनी देर से तुम्हें समझाया है, उससे जो भी समझ में आया है उसका सबका यूज करके आंसर बताओ। दीज आर द लास्ट क्वेश्चंस ऑफ टुडेज वीडियो, ठीक है। ये आज के हमारे लास्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 को पढ़ो, पढ़ने के बाद में समझो, अब फिर उसके बाद में आंसर्स बताओ। क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, ठीक है। इनके लिए ये दिए गए ऑप्शंस जो हैं, इनमें से आंसर्स हमें चूज करने हैं। नमस्कार भैया ब्रजेश लक्षर, ठीक है। सो ये जो 8 हमारे ऑप्शंस हैं, इन ऑप्शंस में से कौन से ऑप्शंस क्वेश्चन 4 के लिए आंसर हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन 5 के लिए आंसर हो सकते हैं, दैट यू हैव टू टेल मी। ये तुम लोगों को बताना है, जल्दी से स्टार्ट कर दो। चलिए, अब मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर हम लिख रहे हैं इंसेक्ट ईटिंग प्लांट, ठीक है, और अगर हम लिख रहे हैं प्लांट ईटिंग इंसेक्ट, तो हमें पता है ये बात लगभग एक ही होती है, ठीक है। लेकिन वो सबसे पहला जो काम होता है ना, वो ये होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट विच वन ऑफ दिस नाउन्स इज द सब्जेक्ट रेफरेंस और विच वन ऑफ दिस इज द ऑब्जेक्ट रेफरेंस। तो अब ये एक ऐसा एग्जांपल है, इसमें जो इंसेक्ट है और प्लांट है, इसमें इंसेक्ट सब्जेक्ट रेफरेंस भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी हो सकता है, प्लांट सब्जेक्ट रेफरेंस भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट रेफरेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो इंसेक्ट जो है ना, वो इस फ्रेज में सब्जेक्ट रेफरेंस भी हो सकता है, बिकॉज इंसेक्ट ईट प्लांट, ठीक है। भाई इंसेक्ट्स जो होते हैं, जैसे जैसे आपका कैटरपिलर हो गया, ठीक है, और ग्रास होपर हो गया, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ इंसेक्ट्स विच ईट प्लांट्स, ठीक है। एंड देयर आर इवन सम प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स, पिचर प्लांट हो गया, ठीक है, एंड विनस फ्लाई ट्रैप हो गया। सो देयर आर सम प्लांट्स विच ईट इंसेक्ट्स एंड देयर आर सम इंसेक्ट्स, मतलब इंसेक्ट्स तो बहुत ज्यादा होते हैं ऐसे जो प्लांट्स खाते हैं, प्लांट्स कुछ ही होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, बट वी नो बोथ द सिचुएशंस आर पॉसिबल देयर, ठीक है। समटाइम्स प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स एंड समटाइम्स इंसेक्ट्स ईट प्लांट्स, ठीक। तो अब क्या है ना कि इसमें कुछ भी पॉसिबल है। इंसेक्ट सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, प्लांट सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेक्स्ट। अब वो डिपेंड करेगा कॉन्टेक्स्ट पे कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हो, ठीक है, कि ये पार्टिसिपल फ्रेज आप यूज किसके लिए कर रहे हो। अब यहाँ पे देखें, तो हम ये फ्रेज यूज करेंगे यहाँ पर विनस फ्लाई ट्रैप के लिए। विनस फ्लाई ट्रैप जो है ना, विनस फ्लाई ट्रैप दैट इज अ प्लांट,
ठीक है। यहां पर यूज करेंगे जापानीज बीटल के लिए। जापानीज बीटल इज एन इंसेक्ट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस अलग अलग हैं, ध्यान देना। तो अब ध्यान ये रखना है कि जब आप जापानीज बीटल के लिए इनमें से कोई फ्रेज यूज करोगे, ठीक है, तो आपका जो इंसेक्ट है वो सब्जेक्ट रेफरेंस हो जाएगा। लेकिन जब वीनस फ्लाई ट्रैप के लिए यूज करोगे तो जो प्लांट है वो सब्जेक्ट रेफरेंस हो जाएगा, क्योंकि वीनस फ्लाई ट्रैप जो है ना ये टाइप ऑफ प्लांट है, जापानीज बीटल जो है ये टाइप ऑफ इंसेक्ट है। तो अब ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हमें पता है कि इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स में कोई भी नाउन सब्जेक्ट और रेफरेंस और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो सकता है। ठीक है, अब हमें इसकी मदद लेनी पड़ेगी अपने सेंटेंस के सब्जेक्ट से। हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है एक में वेनस फ्लाई ट्रैप और एक में जापानीज बीटल। जापानीज बीटल जो है वो टाइप ऑफ इंसेक्ट है और वेनस फ्लाई ट्रैप जो है वो टाइप ऑफ प्लांट है। तो वेनस फ्लाई ट्रैप जब सब्जेक्ट होगा और आप उसके लिए यूज करोगे इन फ्रेजेस में से कोई एक फ्रेज, तो वो आपका सब्जेक्ट रेफरेंस हो जाएगा, मतलब प्लांट सब्जेक्ट रेफरेंस हो जाएगा। और जापानीज बीटल अगर सब्जेक्ट है और उसके लिए इन फ्रेजेस में से किसी एक फ्रेज यूज करोगे तो जो इंसेक्ट है वो सब्जेक्ट रेफरेंस हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, मैं आगे बढ़ाता हूँ आपको। देखो, पहले हम क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, तो ये प्लांट है, तो इसके लिए जब हम ये फ्रेजेस यूज करेंगे तो इनमें प्लांट जो होगा सब्जेक्ट रेफरेंस होगा। अगर प्लांट सब्जेक्ट रेफरेंस होगा तो उसको हमें हाइफनेट नहीं करना है। क्वेश्चन 4 के रेफरेंस में बातें हो रही हैं, ठीक है, हाइफनेट नहीं करना है, क्योंकि सब्जेक्ट को और मतलब ऑब्जेक्ट को हाइफनेट नहीं करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। हाइफनेट नहीं करना है, हाइफनेट नहीं करना है, ये वाले सारे गलत हो गए, ठीक है। इधर आ जाते हैं। प्लांट को अगर हम सब्जेक्ट रेफरेंस मान लेंगे तो इंसेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो जाएगा। ऑब्जेक्ट रेफरेंस को हमें हाइफनेट करना पड़ेगा। अच्छा, हाइफनेट करोगे तो यहाँ पे भी हाइफनेट कर रखा है, यहाँ पर भी कर रखा है, यहाँ पर भी कर रखा है, यहाँ पर भी कर रखा है, ठीक है। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो प्लांट है ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। अगर हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज करेंगे जो सब्जेक्ट रेफरेंस पार्टिसिपल फ्रेज में, तो बिना डिटर्मिनर के नहीं लिख पाएंगे। प्लांट काउंटेबल नाउन है, सिंगुलर भी बिना डिटर्मिनर के लिख रखा है, तो ये भी फ्रेज गलत हो गई, ये भी फ्रेज गलत हो गई, ठीक है। अच्छा, इन दोनों में हमने इसको प्लुरल फॉर्म में लिख रखा है प्लांट्स को, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रेफरेंस हाइपनेट किया जाएगा पार्टिकल के साथ में तो उसको प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखना है, क्योंकि मॉडिफायर्स प्लुरल फॉर्म में नहीं आते। तो जो इंसेक्ट्स हमने प्लुरल फॉर्म में लिखा है ये गलत हो गया। तो अगर हम क्वेश्चन 4 के रेफरेंस में बात करें तो केवल एक ही ऑप्शन सही हो सकता है, जो कि है ई, क्वेश्चन 4 के लिए। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है ई, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। वीनस फ्लाई ट्रैप इज वन ऑफ द इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। जो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स होते हैं उनमें से एक है वीनस फ्लाई ट्रैप। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन 5 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में देखिए क्या, क्वेश्चन 5 में हमारा सब्जेक्ट है जापानीज बीटल। अगर हम जापानीज बीटल को सब्जेक्ट बना के उसके लिए इनमें से कोई एक फ्रेज यूज करेंगे तो जो इंसेक्ट है वो सब्जेक्ट रेफरेंस बन जाएगा। तो अगर इंसेक्ट सब्जेक्ट रेफरेंस बन जाएगा तो हम उसको ईटिंग जो कोई पार्टिसिपल है उसके साथ हाइफनेट नहीं कर पाएंगे, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत और ये गलत, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं। अच्छा, इंसेक्ट जब सब्जेक्ट रेफरेंस बन जाएगा तो प्लांट ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो जाएगा। अगर प्लांट ऑब्जेक्ट रेफरेंस हो जाएगा तो ऑब्जेक्ट रेफरेंस को अगर हम पहले लिखेंगे तो हाइफनेट करना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे कर रखा है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट रेफरेंस हाइफनेट हो जाएगा तो फिर प्लुरल फॉर्म में नहीं लिखना है, यहाँ पे प्लांट्स लिख रखा है जो कि गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी प्लांट्स लिख रखा है तो गलत हो गया। अच्छा, यहाँ पे हमने लिखा प्लांट ईटिंग इंसेक्ट्स और यहाँ पे लिखा प्लांट ईटिंग इंसेक्ट। अब हमें पता है इंसेक्ट इसमें सब्जेक्ट रेफरेंस है। अच्छा, यहाँ पे इंसेक्ट नाउन सिंगुलर है, यहाँ पे प्लुरल है। अच्छा, इंसेक्ट काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन को अगर आप सिंगुलर फॉर्म में यूज करेंगे एज अ सब्जेक्ट रेफरेंस पार्टिसिपल फ्रेज में तो उसको बिना डिटर्मिनर के नहीं लिख पाओगे। यहाँ बिना डिटर्मिनर के लिख रखा है तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया ये। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन 4 है उसके लिए तो आंसर होगा ई, ई वाला मतलब ये। और अगर क्वेश्चन 5 की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा एफ, ठीक है। तो ये जो दोनों हमारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 4 का आंसर बन जाएगी फ्रेज ई, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स, और क्वेश्चन 5 का आंसर हो जाएगी फ्रेज एफ, प्लांट ईटिंग इंसेक्ट्स, ठीक है। चलिए, तो ये थे आज के हमारे मतलब एक छोटा सा यूज था पार्टिसिपल फ्रेजेस का, कि अगर हम किसी प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ में उसका सब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट रेफरेंस दोनों एक साथ यूज कर लें तो हम उनको कैसे लिखें सेंटेंस में, ठीक है। ये हमारा आज का कॉन्सेप्ट। चलिए, न्यू बैच कब से स्टार्ट होगा? देखिए बच्चे, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मेरे पास आज थोड़ा सा टाइम है तो तुम लोगों से बातें कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारी कोशिश होगी कि दिवाली के बाद में क्लासरूम बैचेस बनाएं, ठीक है। ऑनलाइन का हमने सिस्टम अब ये कर दिया कि जो हमारे लेटेस्ट बैचेस थे लाइव, उनका हमने सिलेबस पूरा
आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल करा देते हैं, ठीक है, आप उसको देखते रहो। अभी इसी सैटरडे से, कमिंग सैटरडे से मैं उनकी डाउट क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, वो लाइव टाइम में हुआ करेंगी एवरी सैटरडे। तो उससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, तो ये हमारे कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, इन पर आप व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके, कॉल जब भी करें तो ऑफिस टाइम में करें, ठीक है। अब इस समय कॉल ना करें, कॉल जब भी करनी है तो आप 9 से 5 या 9 से 6 के बीच में करें। व्हाट्सएप आप किसी भी टाइम कर दीजिए, व्हाट्सएप का रिप्लाई देर सवेर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे इंक्वायरी नंबर्स हैं। कोई भी चीज बैच से रिलेटेड पूछनी है, कुछ भी पूछना है, तो ठीक है, तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करें। कॉल करनी है तो स्ट्रिक्टली ऑफिस टाइम में करें, और व्हाट्सएप मैसेज तो आप किसी भी टाइम कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल मैं एक बात और बता देता हूँ, ये वाला व्हाट्सएप नंबर जो है वो मेरे पास रहता है, मतलब कॉल करोगे तो मेरे पास नहीं आएगी, कॉल तो नहीं आएगी, लेकिन इस नंबर का व्हाट्सएप मैंने अपने फ़ोन पे एक्टिव कर रखा है, तो इस पे अगर आप कोई व्हाट्सएप करेंगे तो वो मैसेज मेरे पास आएगा। मैं देर सवेर ही रिप्लाई कर पाता हूँ, ऐसा मत सोचा करो कि आज आपने मैसेज किया तो आज ही रिप्लाई आ जाएगा। रिप्लाई आने में 2-3 दिन लग जाते हैं, मतलब मुझे फ़ोन पसंद है, लेकिन फ़ोन पे मैं हर समय व्हाट्सएप पे नहीं लगा रहता हूँ, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो बस असेक फाउंडेशन के एडमिशन्स बच्चे बंद हो गए, अगर कोई नया एडमिशन, मतलब असेक फाउंडेशन बैच दोबारा बनाएंगे तब उसमें एडमिशन लेना, अभी उसमें एडमिशन्स क्लोज हो गए। कंफ्यूजिंग बट इंटरेस्टिंग। बेटा मंजीत, मैंने इसको जानबूझ के ना कंफ्यूजिंग होने नहीं दिया, मतलब हालांकि ये बेसिक लेवल है, मतलब जो ये एक्चुअल में, मैं फिर से बताता हूँ, ये जो मैंने आप लोगों के साथ में आज कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, ये मेरा उन कॉन्सेप्ट्स में से एक है जो मैं एलिट लेवल के लिए तैयार करता हूँ, ठीक है। जो मैंने एलिट लेवल के लिए कॉन्सेप्ट्स तैयार किए हैं ग्रामर के, एडवांस्ड ग्रामर के, उनमें से एक है, और ये बेसिक है, मतलब मैं यूट्यूब पे एलिट लेवल का बेसिक ही डिस्कस करता हूँ, तो उनमें से बेसिक है। बट हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो लगेगा, जिस तरीके से हमारी इंग्लिश पढ़ने की आदत होती है उस तरीके से तो थोड़ा कंफ्यूजिंग बच्चों को स्टार्टिंग में लगता है। चलिए, तो दैट वाज आई 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 थिंक दैट वाज अ नाइस सेशन, बहुत अच्छा सेशन था, ठीक है। तुम लोगों ने भी कुछ सीखा होगा, मेरा भी मन बहल गया, ठीक है। और बच्चे, श्रेया सिंह, श्रेया सिंह, बच्चे श्रेया, जो भी पूछना बताना है, ये रहा ऑप्शन, ये हमारे नंबर्स हैं, ये व्हाट्सएप नंबर मेरे पास होता है, ठीक है। बाकी ये दुरानी सर के पास होता है, और कॉल करनी है तो ऑफिस टाइम में कीजिएगा, कॉल मेरे पास आएगी नहीं, मैं बता देता हूँ, मैंने केवल व्हाट्सएप अपने फोन पे एक्टिव कर रखा है इस नंबर पे, ठीक है। मैं मुखर्जी नगर में कब मिलूंगा बेटा? दिवाली के बाद में ही अगर मिलना जुलना होगा तो मुखर्जी नगर आना जाना होगा, अभी तो मैंने मुखर्जी नगर से बिल्कुल वास्ता तोड़ रखा है, अपना घर पे, मतलब जहाँ अपना रहता हूँ यहीं पे पास में स्टूडियो है, तो ये क्लास में अभी स्टूडियो से लेता हूँ। एसएससी मेंस के लिए हेल्प कर दीजिए। समरीन परवीन, क्या नाम रखा हुआ है ये, समरीन परवीन। बेटा समरीन परवीन, तुम्हें एक छोटी सी बात बताता हूँ, अगर तुमने अभी ध्यान से देखा हो तो हमारे चैनल पे देखोगे, एक हमने क्लास परसों के लिए शेड्यूल कर रखी है, वो मैं उन बच्चों के लिए अभी कुछ क्लासेस, मतलब तुम लोग भी अपना सुन लेना, बाकियों के भी काम आएगी। जिन बच्चों को अभी नेक्स्ट मंथ में सीजीएल टीयर 2, 2019 सीजीएल टीयर 2 देना है, या दिसंबर में जिनको स्टेनोग्राफर का एग्जाम देना है, क्योंकि अभी एसएससी के दो मेन एग्जाम है, एक सीजीएल का और एक स्टेनोग्राफर का। सीजीएल वाला तो नवंबर में है, सीजीएल टीयर 2, और स्टेनोग्राफर का दिसंबर में है। तो उनके लिए ना मैं यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो प्रैक्टिस क्लास आपकी पहली जो है ना, वो आप देखोगे द डे आफ्टर टुमारो शेड्यूल्ड है, परसों, थर्सडे को। तो ये जो बच्चे सीजीएल टीयर 2 की या जो उसकी तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल टीयर 2 की तैयारी कर रहे हैं, या जो बच्चे मतलब स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन के लिए, वो अपने यूट्यूब चैनल पे टच में रहें, ठीक है। और अभी उनके लिए कुछ प्रैक्टिस क्लासेस यूट्यूब पे ही हम रख देंगे, ठीक है। जो हमारे पुराने बच्चे हैं उनको भी थोड़ा फायदा हो जाएगा, मान लीजिए कोई नया अच्छा लर्नर है यूट्यूब पे सीखने समझने वाला, जानने वाला इंग्लिश को, तो उसको भी फायदा हो जाएगा, ठीक है। गुड मॉर्निंग, शाम के 7 बज गए यार, ठीक। हालांकि घड़ी देख के गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं कि 12 बजने में भी 1 मिनट है तो हम गुड मॉर्निंग ही कहेंगे, 12 बज के 1 मिनट हो गए गुड आफ्टरनून ही कहेंगे, मतलब घंटे 2 घंटे का आप डिफरेंस मेंटेन कर सकते हो, लेकिन इतना भी नहीं यार, मतलब रात के 7 बज गए, ठीक है, 7:30 हो गए, 7:30 बजे तुम मुझे गुड इवनिंग कह रहे हो, सुधर जाओ, मतलब इंग्लिश की इतनी टांग ना तोड़ो, ठीक है। आशिक फर्स्ट का कुछ, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात तुमने याद दिलाई, पता नहीं मैं, मेरे दिमाग में था जब मैंने सेशन स्टार्ट किया था उसके बारे में भी बात करूंगा, पता नहीं कैसे भूल गया मैं। देखो, जो टीचर्स के लिए हमारा प्रोग्राम है, टीचर्स के लिए प्रोग्राम, ठीक है, वो मैं इस वीकेंड पे अनाउंस करूंगा, इस सैटरडे उसको अनाउंस करूंगा, अनाउंस क्या करूंगा, स्टार्ट ही कर दूंगा,
तो जो टीचर्स हैं जो इंग्लिश पढ़ाते हैं, चाहे अपना कोचिंग सेंटर पे पढ़ाते हैं किसी, या अपना कंपटीशन के लिए बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है, क्लासरूम टीचर्स ओनली मैं बता रहा हूँ, यूट्यूब वाले और ये मतलब एक दूसरा है अकेडमी करके एक प्लेटफॉर्म ऑनलाइन का, ठीक है, उनको मैं डील नहीं करता। तो यूट्यूब वाले जो टीचर्स हैं उनके लिए नहीं है, मतलब आप यूट्यूब पे पढ़ाते हो कोई बात नहीं है, लेकिन आपका एक क्लासरूम होना चाहिए, ठीक है, फिजिकल मतलब आपकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो ऐसे टीचर्स जो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, किसी कॉलेज में पढ़ाते हैं, जिनका अपना कोचिंग सेंटर है वहां पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके बाद में चाहे यूट्यूब पे या फिर किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते उससे मतलब नहीं है। जो केवल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे फलाना ढिमकाना, ठीक है, और ये अकेडमी वकेडमी दुनिया भर की चीजें हैं, उनके लिए तो कोई प्रोग्राम अपने पास नहीं है। लेकिन जो क्लासरूम में पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, चाहे वो अपने कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं चाहे दूसरे कोचिंग सेंटर में पढ़ाते हैं, उनके लिए हम अपना प्रोग्राम जो टीचर्स प्रोग्राम है वो इस वीकेंड अनाउंस करेंगे। सो दे स्टे ट्यून्ड, टच में रहें, ठीक है, और सैटरडे को उसका अनाउंसमेंट भी होगा और लॉन्च भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब मुझे लगता है सही टाइम आ गया उसको स्टार्ट करने का, क्योंकि 1 महीने बाद क्लासरूम्स हमारे ओपन हो जाएंगे, ठीक है, तो अब मैं उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है बच्चे। बच्चे 7th ग्रेड में हो, जो स्कूल कॉलेज में आपके टीचर्स पढ़ाते हैं उसको ध्यान से पढ़ो समझो, 7th क्लास में हो तो आपके जो टीचर्स आपको स्कूल में पढ़ाते हैं, जो आपके स्कूल का सिलेबस है भी, आप उस पर फोकस करें, ठीक है। हाँ, सो हम्म, चलिए, तो ठीक है बच्चों, मतलब टाइम भी काफी हो गया, मुझे लग रहा है कि 7:30 होने वाला है, ठीक है, मेरा भी घर जाने का टाइम हो गया, मैं भी घर निकलता हूँ। तुम लोग भी अपना एंजॉय करो और मूवी देखो, आईपीएल देखो, ठीक है, और मीट यू सून द डे आफ्टर टुमारो, मतलब परसों मिलते हैं। परसों की क्लास मैंने शेड्यूल कर रखी है कंपटीशन के बच्चों के लिए जो तैयारी करते हैं एसएससी बैंक यूपीएससी एग्जाम्स की, उनके लिए। तब मिलते हैं, फिर बाकी बातें तभी करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय, गुड नाइट।